नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शाह का प्लान तीसरे पर ध्यान। मध्य प्रदेश चुनाव में बसपा और सपा भी पूरी ताकत लगा रही है, लिहाजा अमित शाह ने इस पार्टियों को खर्चा पानी देने की सलाह अपनी पार्टी को दे दी है। इसके पीछे रणनीति यही है कि अगर बसपा सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। शाह के इस मंत्र पर अब कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बसपा सपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ पाएगी? क्या बीजेपी अपने फायदे के लिए तीसरे दल को भी सहयोग करने को तैयार है? आखिर वोट कटवा पार्टी इस बार किसका ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। शाह दे गए जीत का प्लान, बसपा सपा का रखे ध्यान, कांग्रेस का बिगाड़ सकते हैं समीकरण, दिलचस्प होने जा रहा एमपी का रण। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एमपी में पार्टी को जीत का मंत्र दे गए। उन्होंने बसपा और सपा को खर्चा पानी देने की बात कही, जिसके बाद अब उनके बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाह ने ये इशारा कर दिया है कि प्रदेश में बसपा सपा को सहयोग दिया जाए, क्योंकि ये वोट कटवा पार्टी जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उतना ही नुकसान कांग्रेस को होगा। हालांकि अब शाह के दिए फॉर्मूले पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। अमित शाह जी ने कभी ऐसा बोला भी नहीं। उन्होंने यही कहा कि जो सबसे सशक्त है उसके खिलाफ और भी सशक्त होकर लड़ो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी स्थान पर बीएसपी हो, कहीं पर एसपी हो, जो भी सबसे सशक्त है उससे और सशक्त होकर लड़ो और जीत कर आओ। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी नहीं कहा। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश से सटे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में सपा बसपा का 62 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में इन सीटों पर 5000 से लेकर 59,000 तक वोट पाने में सफल हुए थे। बसपा ने 46 तो सपा ने 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े थे। बसपा 2 तो सपा 1 सीट पर जीती भी थी। यानी शाह ने जो मंत्र दिया वो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकता है। लेकिन कांग्रेस शाह के मंत्र पर और इन पार्टियों को लेकर क्या सोचती है वो भी जान लीजिए। देखिए, सपा बसपा की मदद करने का बयान बहुत संभावित था। अमित शाह जी ये जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो किसी तरीके से अपने प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने से बचा सकें, इसके लिए अन्य पार्टियों को मदद करने की कह रहे हैं। ये मदद, ये जो बसपा सपा की मदद करने की कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की बात कर देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई भला हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर डिपेंडेंट है चुनाव जीतने के लिए। ये डर कांग्रेस पार्टी का अमित शाह जी के अंदर अच्छा लगा। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरना चाह रही है, फिर इसके लिए उसे भले ही तीसरे दल की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक साथ दिखे दल मध्य प्रदेश में एक दूसरे की टांग खींचते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि बसपा सपा को सहयोग देकर कांग्रेस को एमपी के रण में चित कर दिया जाए और फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठा जाए। खैर, शाह की रणनीति कितनी कामयाब होगी ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं वंदना त्रिपाठी, बीजेपी नेत्री हैं, धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 18 साल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और फिर जीतने के लिए तिकड़म लगाना पड़ रही है। बसपा समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मांगना पड़ रहा है, उन्हें सपोर्ट करने की बात कहना पड़ रही है आपके नेता द्वारा, आपके चाणक्य द्वारा। वंदना जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। देखिए, ये जो भी स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे हैं इनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तीसरे दल की जरूरत हमें अगर पड़ती तो हम इतनी बार सरकार नहीं बना लेते अपनी स्वयं की। हमने बार बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है और किसी के साथ अलायंस ना किए हुए बिना हमने अपनी बहुमत की सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में हमेशा बनती आई है। 2003 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव लड़ी है तब तक हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए ये सब कहना इनका कि इनके जो प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस का डर सता रहा है,
तो कांग्रेस का डर हमें कभी नहीं सताएगा। कांग्रेस को हमारा डर जरूर सता रहा है, तो वो इस चीज पर नजर बनाए हुए रहते हैं कि अमित शाह जी आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने संगठन की बैठक ली, उसमें क्या हुआ। इन लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारे संगठन की बैठक में क्या चर्चाएं हो रही है, क्या बोला, उसको तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो आप भी जानते हैं कि चाहे बसपा हो और चाहे सपा हो, ये सब पार्टियां यहाँ पे थोड़े बहुत वोट काट सकती हैं, लेकिन ये यहाँ की मुख्य पार्टी के रूप में कभी भी नहीं उमड़ पाएंगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इतने सालों से, ये पार्टियां आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन क्या ये पार्टियां आज तक ज्यादा सीट लेके आ पाई? तो इसलिए इन पार्टियों के कारण हम ये सोचे कि इतने बड़े चुनाव को प्रभावित कर देंगी, तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा होगी। और दूसरी चीज ये कि जो सपा है वो तो इनके घमंडिया ठगबंधन के अलायंस का एक पार्ट है, तो सपा के साथ इनकी यहाँ पे क्यों नहीं बन रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग एक दूसरे के लिए ये कहते हैं चिरकुट, अखिलेश जी कहते हैं चिरकुट और कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश, हम नहीं जानते। तो इन लोगों का ये किस तरह का गठबंधन बना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। हम बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं और हमें कांग्रेस जैसी पार्टी का और बसपा और सपा का तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हमने लेकिन वंदना जी जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं। वंदना जी, मदद तो आप भी लेते रहे हैं बसपा की, समाजवादी पार्टी की। 2018 के बाद कांग्रेस ने भी मदद ली, आपने भी रामबाई की मदद ली, तो इसमें परहेज क्या है कहने में? देखिए, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से हमारे दल में आएगा तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत हम हमेशा करते रहेंगे। इनके पार्टी से भी अभी बहुत सारे नेता आए हैं हमारी पार्टी में। खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस व्यक्ति का स्वागत करती रही है जिसे हमारी विचारधारा अच्छी लगती है, जो हमारे दल से जुड़ना चाहता है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे दल से जो भी अच्छे नेता है, नेतृत्व है, वो जुड़ता जाए, हमारा परिवार और बड़ा होता जाए। तो बीजेपी में ऐसे लोगों का स्वागत है। धर्मेंद्र जी और वंदना जी कह रही डरे हुए हम लोग नहीं है, डरे हुए आप लोग हो। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव और कमलनाथ के बयान सामने आए, इसके बाद राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख से बात करना पड़ी और कुछ सीटों पर बदलाव करना पड़ा। तो डर किसको है? ब्रजेश जी, मैं एक कहावत से आज की चर्चा शुरू करूंगा। मेरी आवाज डबल, बोलिए ना आप। डबल, चूंकि मेरी आवाज मुझे रिपीट सुनाई, अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई जी, बोलिए। तो मेरा कहना यह है ब्रजेश जी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत आज भाजपा के नेताओं पर चर्चा हो रही है। इनके केंद्रीय गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, सोचिए आज उनको ब्लॉक प्रभारी, मंडलम प्रभारी, जिले के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्षों को इकट्ठा कर कर 1 to 1 चर्चा करनी पड़ रही है और उनसे कहना पड़ रहा है कि भैया नाराज फूफाओं को मनाओ, अगर नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मतलब अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नाराज फूफा संबोधित कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, भाई आपको आज जब सत्ता जाने का डर सताने लगा तो बसपा का समर्थन लो, सपा का समर्थन लो। इसके आगे भी एक बात कह गए वो तो कि अगर जरूरत पड़े तो उनको अपना भी समर्थन दो। मतलब कि आपके पास अब जमीन पर कुछ नहीं बचा। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मध्य प्रदेश से विदा कर दिया और ये अपनी विदाई अभी से स्वीकार कर चुके हैं, मतलब इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। यही कारण है कि आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री को विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ रही है। इनके प्रदेश के नेतृत्व के जितने भी नेता थे सारे धर्मेंद्र जी, पूरी कांग्रेस गलत क्यों मानती है? बड़ा नेता जमीन पे आ रहा है, कार्यकर्ता से बात कर रहा है, अच्छी बात है ना, राहुल गांधी को भी करनी चाहिए। ऐसी दूरियां ब्रजेश जी ये कितना बड़ा फेलुअर है। 18-19 साल की भाजपा की सरकार अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रही है और इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नहीं बता पा रहे। इनका प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मनाने में असफल है। इनके सारे बड़े नेता जो हमारे यहाँ से बिकाऊ लाल कुछ उधर गए वो और उसके अलावा जो बहुत सारे नेता हैं सब असफल साबित हो गए। केवल और केवल केंद्रीय गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी बार बार मध्य प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं और जनता ने इनको घर बिठाने का मन बना लिया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व पर जनता को विश्वास है
कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की तो सरकार धर्मेंद्र जनता जी- बनाने जा रही है। धर्मेंद्र जी, इतना ही भरोसा है कमलनाथ जी पर, कांग्रेस पर, तो क्यों आप जय आदिवासी संगठन से गठजोड़ कर रहे हो? क्यों दूसरे दलों को आप साथ लेकर चल रहे हो, छोटे छोटे दलों को? सर, हम तो सबका स्वागत कर कर जितनी भी सामाजिक शक्तियां और जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं जो इस भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, हम तो उन सबका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि 18 साल में 50% का कमीशन खाकर इन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में धकेला है और हम मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। हम डर नहीं है, सम्मान आपकी भावना अलग है, जैसी भावना वंदना जी की थी। चलिए लौटता हूं। सूर्यकांत जी, क्या बसपा और समाजवादी पार्टी इस बार अरे खेल बिगाड़ेगी? और किसका खेल बिगाड़ेगी? तो जो अमित शाह ने कहा है मुझे उसके इनकी पीछे बातें सुनकर क्या इतनी मकसद है? हंसी आ रही आ रहा हूं है वंदना जी, आ रहा हूं। सूर्यकांत जी कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे ठीक, हैं। आ रहा हूं वंदना जी, पूरा मौका दूंगा आपको उसका जवाब देने के लिए। ब्रजेश जी, आपने पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव देखा है। उस समय मामूली अंतर था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मत मिले थे दोनों दलों को, और उस मामूली अंतर की वजह से लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा था बीजेपी का। भाजपा का वोट प्रतिशत जाता था, लेकिन अंक गणित में कांग्रेस आगे थी। तो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला था, और वो मौका भी क्यों मिला था? क्योंकि उस समय सपा और बसपा का और कुछ निर्दलियों का समर्थन भी कांग्रेस के साथ था। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य को आप जोड़कर देखें तो वर्तमान में भी लगभग मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से जो हालात बने हुए हैं वो उसी तरह के दिख रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इस समय बेहद कड़ा और रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन यह तो आप तय मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, जहां पर सपा का प्रभाव जातिगत रूप से, अगर विंध्य में जाएं आप और साथ में ग्वालियर चंबल में जाएं तो वहां पर बसपा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इन तीनों अंचलों में जो सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने मत प्राप्त किए थे उसकी वजह से कई जगह पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समीकरण गड़बड़ा गए थे। जो जीतता हुआ प्रत्याशी माना जा रहा था वो हार गया था, जो हारा हुआ दिख रहा था वो जीत गया था। तो मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरह की सारी कवायद की जा रही। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में और युद्ध में साम दाम दंड भेद जैसा ही उपाय करना पड़े वो किया जाता है। लेकिन सूर्यकांत जी, यदि बीजेपी का समीकरण बिगड़ रहा होता तो केंद्रीय गृह मंत्री जो चाणक्य माने जाते हैं वो क्यों कहते हैं, ऐसे संकेत क्यों देते कि बसपा का, समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कीजिए, उनको ताकत दीजिए, उनको सहयोग कीजिए? उसकी अपनी वजह है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में 9% मुस्लिम मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलता है। वो 9% मतदाता किधर जाता है? अगर सपा का कोई मजबूत कैंडिडेट है तो सपा के साथ खड़ा होता है, और सियासी समीकरण भी इसमें बड़ा बेहद रोल अहम करते हैं। अगर आप बात करते हैं बुंदेलखंड की तो निवाड़ी विधानसभा से पिछली बार कितने वोट मिले थे सपा को? 45,000 वोट मिले थे। उसके पहले कितने मिले थे? लगभग 40 से 45,000 वोट उसे लगातार मिलते आ रहे हैं। भले ही 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती हो वहां से, लेकिन 45,000 मत अगर किसी प्रत्याशी को मिलते हैं और किसी दल के प्रत्याशी को मिलते हैं तो वो बेहद अहम मायने रखता है। इसी तरह अगर आप पृथ्वीपुर की बात कर लें तो पृथ्वीपुर में पिछले आम विधानसभा चुनाव में करीब 40 से 42,000 वोट सपा के प्रत्याशी को मिले थे। वो बात अलग है कि उपचुनाव के समय सपा के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी तो इतनी छोटी सी बात अखिलेश यादव को समझ में नहीं आती होगी क्या? गठबंधन कांग्रेस से और प्रत्याशी ऐसे उतार रहे हैं कि बीजेपी की मदद हो जाए, क्या है इसके पीछे? देखिए, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। अगर आप बात करते हैं तो क्या बुरी लग गई कमलनाथ की बात और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की? देखिए, स्थानीय समीकरण, फिर ऊपर से जिस तरह का विवाद हुआ है कांग्रेस और सपा के बीच में वाद विवाद हुआ है, उस विवाद को कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि जो मुस्लिम मतदाता है जो अगर कहीं कांग्रेस को जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं। अगर सपा और बसपा प्रत्याशी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर देने की स्थिति में है तो वो मत कहीं ना कहीं सपा और बसपा के साथ ज्यादा खड़ा होना मुनासिब समझते हैं, मुझे लगता है। तो उस हिसाब से भी इस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। तो धर्मेंद्र जी, अब तक आपके नेताओं के बयान धार्मिक ध्रुवीकरण कराते थे और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनडायरेक्ट बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, एक तरह से ऐसे प्रत्याशी उतार दिए। संकट आपके लिए है, वोट आपके ही काटने वाले हैं वो। ब्रजेश जी, सपा और बसपा की तो बात छोड़ दीजिए,
मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त करने वाली है। कांग्रेस की आंधी है, आप समझिए इस बात को। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है और इस कांग्रेस की आंधी में भाजपा के बड़े बड़े सूरमाओं का पता नहीं चलेगा। आप ये बसपा और सपा के समीकरण तो छोड़ दीजिए, भाजपा की जमीन किस कदर खिसक चुकी है आप इसका अंदाजा लगाइए कि इनके केंद्रीय बड़े नेता सड़कों पर बार बार घूम रहे हैं और गली गली के नेताओं को मनाते फिर रहे हैं कि भैया फूफाओं को मनाइए। आप बताइए, अपने नेताओं को फूफा कह रहे तो हैं। आपके नेता भी तो जा रहे हैं, प्रियंका अरे गांधी इससे- आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, कमलनाथ के छोटे नेता हैं क्या? धर्मेंद्र जी बहुत बड़े नेता हैं वो। हमारे हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो वो ये उनका तमाम बड़े नेता घूम रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को, तथाकथित चाणक्य को इतना बड़ा नेता बताते थे। मैं उनकी हालत बता रहा हूं, भाजपा में ना नेता है अब ना नियत है। प्रदेश का नेतृत्व विहीन हो गया है। यही कारण है कि प्रदेश के नेताओं के बस की कोई बात नहीं बची। शिवराज की, बीडी जी की या नरोत्तम जी की या नरेंद्र सिंह जी की और जो सिंधिया जी है उनका तो कोई। बन्ना जी जवाब दे रहे हैं, इनके मध्य प्रदेश के नेताओं की बस की नहीं बची है, इसलिए यही कहा- दिल्ली के आपके सबसे बड़े चाणक्य मैदान में हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए बन्ना जी। जो ये जो कह रहे हैं उससे मुझे एक शायरी याद आती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपका ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने का हक सबको है। आप भी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार आप लोगों को बार बार उखाड़ फेंका है, और आपके जो ये नकुलनाथ जी कहते हैं कि हम लोग सबको आमंत्रण देते हैं, तो एक आमंत्रण मैं आपको देती हूँ, एक आने खुला दीजिए, धर्मेंद्र जी बात आने दीजिए उनकी। कि 3 तारीख को जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन आप बहुत सारे नेता ये संकल्प लेंगे कि ये हमारा आखिरी चुनाव था, इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब नहीं लड़ेंगे। इतनी बुरी हार होगी इस बार कांग्रेस पार्टी की कि आपके बहुत सारे दिग्गज इस बार प्रण ले लेंगे कि ये हमारा आखिरी चुनाव था। 20 जमात प्रचार वंदना जी, बड़ी बात मानना, मध्य प्रदेश में आपके कई तीसरे नंबर पर जाने वाले हैं, कई सीटों पर और आप कई सारे नेता चुनाव लड़ने से धर्मेंद्र जी आ रहा हूं ना। महाराज और उनकी शिवपुरी चुनाव लड़ने से मना कर दिया यशोधरा राजे सिंधिया ने। और आज ही का यशोधरा राजे सिंधिया का बयान सुन लीजिए, आप हमारी बात मत मानिए। उन्होंने क्या कहा है, जमने वाली है। यशोधरा राजे ने जो कहा उनके संकेत सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी प्लीज आ जाने दीजिए बात। खराब है, वो हार रहे हैं, वो हार रहे। उनकी स्थिति ऐसी है कि छिंदवाड़ा छोड़ने से पहले 5 बार चेक करते हैं स्टेटस बंटी साहू का कि बंटी साहू ने क्या किया। यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या कारण है आपके केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? आपके बड़े बड़े को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास। धर्मेंद्र जी इस तरह बीच में बोलोगे तो सवाल उन तक भी नहीं पहुंच पाएगा और उसका जवाब भी नहीं आएगा। ठीक है बन्ना जी, देगी एक बार फिर से आपको भाजपा की सरकार बना के, और इस बार तो आपके कमलनाथ जी भी हार रहे हैं। ठीक है बन्ना जी, ठीक इंतजार करिए बस 3 तारीख का। धर्मेंद्र जी, आप ही ने कहा कि कई जगह पर बीजेपी तीसरे पायदान पर खिसक जाएगी, तो दूसरे पायदान पे कौन रहने वाला है मध्य प्रदेश में? किसको मजबूत मान रहे हैं आप आपके अलावा? और आपने कहा कि सिंधिया ने, यशोधरा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया डर के कारण, तो क्या अरुण यादव पर भी ये बात फिट बैठती है? ब्रजेश जी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ तो जबरदस्ती कैलाश विजयवर्गीय मना कर रहे हैं। साहब मैं तो हवाई नेता हूं, मेरे को कहां विधानसभा में उतार रहे हो? विधानसभा लड़ दी। नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं ब्रजेश जी, अपने बेटे के लिए। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं छोड़ के कांग्रेस। तो आप कहते हैं कि हमारे बड़े नेता, हमारे बड़े नेता, और आप बोलते हमारे यहाँ दिग्गजों की फॉर्म है, हमारा हर कार्यकर्ता दिग्गज है, हमारे हर कार्यकर्ता करने नहीं पा रहे हैं। हुए तैयार। वंदना जी, और हवा में
इनके केंद्रीय मंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करने नहीं जा पा रहे। अब आप बताइए रिपीट क्यों कर रहा हो धर्मेंद्र जी? याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपकी तरह की चलिए ठीक को हरा दिखता है तो स्थिति इनकी हो गई है। ठीक है धर्मेंद्र जी, बंदना जी प्लीज। सूर्यकांत जी, जब कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, ऐसे में बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी क्या गुल खिलाएंगी मध्य प्रदेश में, लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जो चारों के चारों राजनीतिक दल भले ना जीते, लेकिन यह सत्य है कि सपा और बसपा का खाता तो खुलेगा। यह आसार तो बिल्कुल अभी से दिखाई दे रहे हैं, तो खाता तो खुलना है, लेकिन कितनी सीटें जो जीतते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो चुनाव के समय समीकरण क्या बनाते हैं। हार जीत के जो समीकरण बनेंगे वो बेहद चौंकाने वाले आएंगे। आप देखना, जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो उस समय आपको पता लगेगा कि किन सीटों पर किसकी वजह से कौन कौन हारा है। और इसकी तस्वीर कल तक स्पष्ट हो जाएगी जब नामांकन वापसी के दिन तय हो जाएगा कौन कौन ने नाम वापस ले लिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बसपा और सपा किसका खेल बिगाड़ेंगी? कुछ जगह पे बीजेपी का या अधिकांश जगह पर कांग्रेस का। शायद कांग्रेस का बिगाड़ने वाली होंगी। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री को ये अपनी पार्टी के नेताओं को सलाह देना पड़ी कि जहां बसपा सपा को ज़रूरत है मदद की, वहां उनको मदद कीजिए ताकि बहुमत में हम आ सकें, सत्ता में बरकरार रह सकें। मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।